नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, इससे पहले आपने पार्ट 1 जो मिसलेनियस प्रकार के जीके जीएस को लेकर बनाया गया था आपने देखा होगा। मैंने वहीं पर कहा था कि ये 3 से 4 पार्ट में आएंगे और मैं आपको 1000 से अधिक क्वेश्चन जो है ऑनलाइनर फॉर्मेट में करा दूंगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। चाहे तो आप रेलवे की एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का, राज्य सरकार का, है ना, इंडिया की कोई सी भी एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे जीके जीएस की क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बैंकिंग को छोड़ के हर जगह काम आएगी। ठीक है, तो चलिए आज ये मिसलेनियस जीके जीएस के ऊपर दूसरी वीडियो है। आप लोग कमेंट भी कर रहे थे, तो आज 3-4 दिन हो भी गया था तो ले आया हूँ। देखिए, जो 30 सेट वाली क्लास है वो नहीं ला पा रहा हूँ टाइम के अभाव में। कल हमने रेलवे की क्लास लाया था, आप लोग देखें नहीं देखें ये तो नहीं जानते हम, क्योंकि तब से मैं देख भी नहीं पाया, है ना। तो थोड़ा सा व्यस्तता है। कल जो है मैं आपको एसएससी के ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगा। देखिए, मैं पढ़ाता बहुत लिमिटेड हूँ, लेकिन काम की पढ़ाता हूँ, तो जो भी क्लास आपके लिए लाऊं वो पूरा वॉच किया कीजिए, आपके काम के ही होंगे और आपकी टाइम की बर्बादी बिल्कुल नहीं होगी यहाँ पे कि मैं आपको 2 घंटा पढ़ाऊँगा, 10 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा और एग्जाम में उसमें से बिरले एक क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं है। जो पढ़ाऊँगा सारे काम की होंगे। ठीक है भैया। देखिए, अगर टुडे एग्जाम का कोई भी ई बुक या कोई भी पीडीएफ, कोई भी कंटेंट यूपी पुलिस, बिहार एसएससी, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी या फिर जो भी रेलवे का चल रहा है, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी इत्यादि, कोई सा भी चाहिए, ये जो मोबाइल नंबर है इस पे आपको सिंपली व्हाट्सअप मैसेज करके कंटेंट को प्राप्त करना है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप मैसेज डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके भी कर सकते हैं। देखिए, टुडे एग्जाम नाम बहुत छोटा है लेकिन काम जो है ना, अच्छा खासा कर लेता है। तो आप लोग अगर विश्वास करते हैं तो आराम से ले सकते हैं और अपने जो है जर्नी को एक सुगम बना सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सारा फैक्ट मैं मौखिक रूप से दूंगा, तो जो चीज़ आपके लिए न्यू हो उसे नोट कर लीजिएगा, और जो बच्चे पीडीएफ लिए हैं उन्हें तो पीडीएफ मिल ही जाएगी, मतलब कोई सा भी आप एक्टिव प्लान लिए होंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा और कौन सा नृत्य कर लेते हैं? देखिए, सोनल मानसिंह जो है ये भरतनाट्यम के अलावा ओडिसी नृत्य कर लेते हैं। एक्चुअली सोनल मानसिंह का मेन फील्ड ओडिसी है, ये ओडिसी के अलावा भरतनाट्यम कर लेते हैं। चूंकि क्वेश्चन मैं खुद ही सेट करता हूँ अधिकांश, तो ये उल्टा लिख दिया हूँ, लेकिन उल्टा सीधा आपको ज्ञान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों कर लेते हैं। सोनल मानसिंह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली शास्त्रीय नृत्यांगना कौन थी? तो 2003 में सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और उस समय ये सबसे कम उम्र में शास्त्रीय नृत्यांगना जिन्होंने पद्म विभूषण अवार्ड प्राप्त की थी। तो एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत में पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी? अच्छा, भरतनाट्यम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। भरतनाट्यम और ओडिसी ये दोनों ही नृत्य जो है देवदासी परंपरा से निर्मित नृत्य है ना। देवदासी परंपरा से निर्मित नृत्य 4 हमने बताया था, जिनमें 2 आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो ओडिसी और एक आपका भरतनाट्यम। शास्त्रीय नृत्य के बारे में और भी बताना है, जैसे भरतनाट्यम को आपको सादिर अट्टम भी कहा जाता है या सादिर भी कहा जाता है। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का बेसिकली शास्त्रीय नृत्य है ना, और ये सबसे ओल्डेस्ट शास्त्रीय नृत्य भी माना जाता है। अगर इसमें भगवान की बात करें, देवी देवता की बात करें, तो लॉर्ड शिवा को जो है इसमें आप दिखा सकते हैं आंसर के रूप में। इसके कई फॉर्म होते हैं जो शैली स्टाइल होते हैं, बजबूर, पंडनूर, इस प्रकार से। इसके अलावा इसमें शारीरिक क्रियाओं को आप 3 भागों में बांटते हैं। इसका नाम अभंग, त्रिभंग और संभंग दिया गया है। उसके अलावा जो नृत्य का फॉर्म होता है ये कई प्रकार से होते हैं। शुरुआत में आपका अलीरप्पू, जातिस्वरम, शब्दम और तिल्लाना, इस प्रकार से जो है नृत्य करने का स्टेप होता है। तो ये कुछ भरतनाट्यम के बारे में है ना। जैसे भरतनाट्यम में क्वेश्चन और आता है कि सबसे पहले कौन सा आपका ट्रांसजेंडर कहिए या फिर जो है ट्रांसजेंडर ही ठीक रहेगा कि भाई जो है भरतनाट्यम के लिए 2019 में पद्मश्री प्राप्त की। तो ये है इनका नाम नर्तकी नटराज, है ना। नर्तकी नटराज जो है ट्रांसजेंडर महिला है जिन्होंने 2019 में भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री अवार्ड प्राप्त किया था। अब चलते हैं हम आगे। एक और बता देता हूँ, शास्त्रीय नृत्य आप टॉपिक बैच जो आपको मिला होगा किसी भी खरीद पे, उसमें जाएंगे, एक एक चीज़ लिखा हुआ है जो एग्जाम में जितना आने की पूरी जो है संभावना है कि यहीं से आएगी, है ना, इस हिसाब से मैं छाप दिया हूँ। देखिए, जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है इसमें हमने क्या बताया था कि सभी 8 शास्त्रीय नृत्य है वर्तमान में, जिसमें से 7 शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, या तो लास्य भावना से प्रेरित होती है या तांडव भावना से प्रेरित होती है ना। लास्य और तांडव, शिव और पार्वती। ठीक है, लेकिन मणिपुरी एक ऐसा
शास्त्रीय नृत्य है जिसमें लास और तांडव दोनों भावना देखे जाते हैं। मणिपुरी नृत्य के दो मुख्य पार्ट होते हैं, जोगई और चोलम। ये मणिपुर राज्य से संबंधित है और इसमें मैंने बताया था कि भाई झावेरी सरनेम और आपका सिंह सरनेम 90.9% केस में झावेरी और सिंह सरनेम का आदमी आ रहा है तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित होंगे। इसमें भगवान राधा कृष्ण की जो है प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है, जैसे गुरु विपिन सिंह, अमली सिंह, सोनरिक सिंह, गोपाल सिंह, नल कुमार सिंह, आतंब सिंह, है ना। ये जो भी है सिंह है, जो नैना, दर्शना, सुनैना, सुवर्णा, ये जो झावेरी बहनें हैं ये सभी इसी में आ जाते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर की दूरी तय करी थी? तो 34 किलोमीटर की रेलगाड़ी की आगाज कब होती है? इंडिया में 1853 में होती है। उस समय अंग्रेज कौन होते हैं? डलहौजी के अच्छा कार्यों में इसे गिना जाता है। हालांकि राज्य हड़प नीति जो 1848 में आया था ये भी डलहौजी ही किए थे और 1848 में सबसे पहले सतारा राज्य, जो सतारा महाराष्ट्र में है, उसको ब्रिटिश राज के अधीन किया गया था। रेल के इतिहास इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। सबसे पहले बजट के रिगार्ड में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो 1924-25 में रेल बजट को आम बजट से, है ना, अलग किया गया था। ठीक है भाई। इसके अलावा पुनः 2017 में रेल बजट और आम बजट को मर्ज करके पेश किया गया। ठीक है भाई। इसके अलावा जो सबसे अधिक रेलवे की विस्तार है इंडिया में ये यूपी में है और इंडिया में रेलवे के पोजीशन चौथा है, मतलब इंडिया का रेलवे के स्थान, मतलब रेलवे में चौथा स्थान है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है भाई। इसके अलावा रेलवे सबसे अधिक माल ढुलाई से अपनी पैसा कमाती है। इस समय भारत में ही सबसे लंबा प्लेटफार्म वाला रेलवे स्टेशन है सिद्धारूढ़ स्वामी, जो आपका हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक है। इससे पहले गोरखपुर हुआ करता था। ठीक है भाई। इसके अलावा रेलवे में जो आपका सबसे व्यस्त अभी स्टेशन है इंडिया का ये हावड़ा है, ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में पहली बार हुई थी? तो ये गुजरात राज्य के अंदर पहली बार हुई थी। ठीक है। इसके अलावा कहाँ तक बता दिए थे? हाँ, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात से होती है। ऑपरेशन फ्लड भाई दूध उत्पादन से संबंधित है। इसके सूत्रधार आप वर्गीज कुरियन को जानते हैं। और अगर बात करें कि भाई गुजरात में ये कब आया था तो 1970 के दशक में आया था। ठीक है। इसके अलावा इसी फॉर्म में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हरित क्रांति भारत में सबसे पहले, है ना, किस राज्य में आया? तो आपका आंसर होता है पंजाब में आता है और ये 1967 में आता है। दूसरी चरण हरित क्रांति का 1975 से 1980 के बीच में होती है। हरित क्रांति का जनक विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग होता है, लेकिन वहीं पर अगर इंडिया स्तर पे बात करेंगे तो आपका MS स्वामीनाथन साहब होते हैं, जिन्हें अभी 2024 में 5 भारत रत्न में 1 भारत रत्न इन्हें भी दिया गया है। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? HYV का फुल फॉर्म क्या होता है? ये सब बात हमने पहले कर लिया है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ये कलपक्कम है। कलपक्कम कहाँ पे स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। इसका जो एक अन्य नाम है उसे हम कहते हैं मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, MAPS। ठीक है भाई। तो कलपक्कम जो है ये स्वदेश निर्मित भारत का पहला परमाणु घर है। देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पोखरण में हुआ था। एक क्वेश्चन और आपसे रेलवे पूछता है कि भाई पोखरण में सेकेंड बार परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो आप कहोगे 1998 में हुआ था। ठीक है भाई। एक एक बात को गांठ बांधते चलेंगे, काम होती चलेगी। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2014 में हुआ था। इससे पहले 2000 ईस्वी में 3 नए राज्य बने थे, झारखंड बने थे, छत्तीसगढ़ बने थे और आपका उस समय का उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड बना था। ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखेंगे। तीनों राज्य किस किस से बना होगा? तो बिहार से बनता है, मध्य प्रदेश से बनता है और उत्तर प्रदेश से बनता है। तेलंगाना राज्य का गठन 2014 में किया गया था और ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश राज्यों से। ठीक है भाई। तेलंगाना तटीय राज्य है या नहीं? बस यस और नो में आपको आंसर देना है, बिना गूगल, बिना मेरा कोई नोट या फिर किसी अन्य का नोट देखे हुए। ये तटीय राज्य है या नहीं, बस, है ना। इनके अलावा
जो भाषा को लास्ट बार दर्जा दिया गया था वो 4 भाषा जरूर याद रखना है, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। इससे पहले दिया गया था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और सबसे पहले संविधान निर्माण के बाद जो संशोधन के तौर पे भाषा को शामिल किया गया वह भाषा होता है सिंधी। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया? तो 2021 में। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई थी और प्रथम विजेता कौन रहे थे? तो आपका विश्वनाथ आनंद साहब। ये विश्वनाथ आनंद साहब कौन है? ये देवानंद साहब नहीं है। देवानंद साहब का किताब है रोमांसिंग विथ लाइफ, ये किताब एक अलग पूछा भी जाता है। देवानंद साहब पिक्चर में है, ये विश्वनाथ आनंद है। अरे मजाक कर रहा हूँ, इतना तो सभी को पता है। विश्वनाथ आनंद साहब जो है भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर हैं, है ना। इसके अलावा किस महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पे जम्मू कश्मीर, अच्छा यहाँ पे महापुरुष की बात आई तो ये भी महापुरुष हैं मेजर ध्यानचंद साहब। इनके जो नाम पे हैं राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है भाई। इनके अलावा किस महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पे जम्मू कश्मीर में को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित हुए थे या बने थे जम्मू कश्मीर को बांट के? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पे यानी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। पाकिस्तान साइड वाला लद्दाख और इधर जो है पुवारी साइड वाला यानी उत्तर पूर्व साइड वाला, तो ये हो गया आपका जम्मू। ठीक है, ये दोनों लद्दाख और जम्मू अब केंद्र शासित प्रदेश हैं इंडिया के अंदर। तो 31 तारीख को जो है यानी 31 अक्टूबर को जो है ये आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे भी है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, या फिर गृह मंत्री कह सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल के इसी जन्मदिन वाली तिथि को अब इंडिया में एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी उसी दिन है 31 अक्टूबर को। तो कई संयोग होते हैं। इनके अलावा जो देसी रियासत को मिलाने का जिम्मेवारी सौंपा गया था आज़ादी के बाद, बहुत सारे जो है हमारे देश में छिटफुट था, है ना। तो जो रियासत वगैरह हैं उनको भारतीय संघ में मिलाने की जिम्मेवारी पटेल साहब को ही सौंपा गया था। राष्ट्रीय एकता दिवस बता दिए, अब भी बताए हैं। और इन्हीं की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। 182 मीटर हाइट की ये प्रतिमा है। राम सुतार इसके वास्तुकार है। नर्मदा नदी के किनारे, गुजरात के केवड़िया, अब एकता नगर। तो एकता दिवस से एकता नगर निकल के आया। यही न कहीं यही कारण है कि एकता नगर गुजरात के केवड़िया का नाम पड़ गया। ठीक है भाई। भोपाल गैस त्रासदी और चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब कब हुआ था? देखिए, भोपाल गैस त्रासदी जो है ये 3-4 दिसंबर 1984 को, तथा चेरनोबिल जो आपका सोवियत संघ के अंदर यूक्रेनी भाग में जो है परमाणु दुर्घटना हुआ था, जो इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा परमाणु दुर्घटना है ना। परमाणु बम फेंकना एक अलग चीज है, वो तो जानबूझ के फेंका गया, ये दुर्घटना है ना। ये जो है आपका एक्सीडेंट है। ठीक है, तो 1984 में आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा गैस लीक हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में? तो आप कहते हो मिक गैस लीक हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है लीक हुआ था। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ से निकलती है? ये लेक विक्टोरिया से निकलकर भूमध्य सागर में गिर जाती है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो ईवीएम होता है ना, जिससे आजकल आप वोट डालते हो, तो इसकी प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? तो इसका जो प्रयोग है पहली बार आया और पहली बार रेगुलर लोकसभा चुनावों में नहीं हो गया। पहले एक उपचुनाव में हुआ जो केरल में कंडक्ट कराए गए, और ये ईस्वी था आपका 1982। इसीलिए अगर आपसे कहे कि भाई ईवीएम का प्रयोग इंडिया में कब हुआ, तो आप 1982 आंसर करना। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लमजाओ किस झील के समीप है? समीप क्या, झील में ही स्थित है। लोकटक नाम है इसका। देखिए, लोकटक और पुलिकट, मैं 2-3 बार बोलता हूँ तो मेरा भी दिमाग बाउंस करने लगता है, जैसे लगता है ये दोनों भाई है। लोकटक आपका मणिपुर में है, पुलिकट आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। तो दोनों एक पूर्व एक पश्चिम, है ना। इसके अलावा वैसे तो दक्षिण होगा ओरिजिनली बात करें तो।
साउथ उड़ीसा राज्य में पहले बीजेपी मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देखिए ये आज ये कल की बात है। मोहन चरण मांझी को वहाँ का सीएम बनाए जाएंगे। एक बार इसे कंफर्म करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडिडेट का नाम आ रहा था, है ना। तो ये मोहन चरण मांझी का पूर्ण आसार है बनने का, तो ये शायद बन भी गए होंगे। मैंने ये चीज़ कल ही देखा था। इसके अलावा 16वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये अरविंद पनघड़िया साहब हैं। अरविंद पनघड़िया के बारे में और भी मैं बता चुका हूँ कि ये सबसे पहले जब नीति आयोग बना था 2015 के अंदर, तो सबसे पहले सचिव का पोस्ट जो है इन्हें ही मिला था। अभी कौन है? सुमन कुमार बेरी है। भारत का पहला राज्य जिन्होंने सभी घरों में रूफटॉप वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया है, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है रूफटॉप प्रोसेस से वर्षा जल का संचयन अनिवार्य कर दिया है। मैं सभी कामों में इसको सबसे बेस्ट काम मानूंगा क्योंकि ये जल जो है इनकी वैल्यू, इनकी महत्ता को बड़े अच्छे से समझा, तभी इस प्रकार का काम जो है किया गया होगा वहाँ पे। ठीक है, तो रूफटॉप वर्षा जल संचयन में पहला राज्य अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु हो गया, है ना। इसके अलावा रूफटॉप योजना का संबंध सौर व्यवस्था से है। सौर व्यवस्था में जो सब्सिडी है, इसमें जो है सब्सिडी वाली बात होती है कि भाई आप अगर इतना खर्च करोगे तो इतना जो है हम पे करेंगे। तो ये रूफटॉप योजना है, ये सोलर व्यवस्था से संबंधित है। एक और मैंने योजना बताया था जो सोलर व्यवस्था से संबंधित था, वो कौन था भाई? तो वो था भाई आपका कुसुम योजना। कौन था? कुसुम योजना। हाँ, कुसुम कली, है ना, कुसुम योजना। ठीक है भाई। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था एक पीएम सूर्य घर योजना, उसमें कितने बिजली फ्री में आप यूज करते हैं? तो 300 यूनिट बिजली आप पीएम सूर्य घर योजना के तहत फ्री में इस्तेमाल करते हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य जिसे हर घर जल वाला राज्य घोषित किया गया, ये अरुणाचल प्रदेश है। इसी में अगर मैं पूर्वोत्तर काट दूं और सिर्फ ये लिखूं कि भारत का पहला राज्य जिसे हर घर जल वाला राज्य घोषित किया गया, तो इसका आंसर गोवा होता है। तो दोनों बात को अलग अलग समझेंगे। चूंकि गोवा तटीय राज्य है, यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत की राज्य पूछा है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, अपने इंडिया में भी काफ़ी वैरी है, जैसे ही लैंग्वेज बदलता है आंसर बदल जाती है कई सारे चीज़ों की, है ना। इसके अलावा भारत का पहला जैविक राज्य का दर्जा दिया गया था आपका सिक्किम को। सिक्किम से एक क्वेश्चन रेलवे और पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो 1975 में। सिक्किम राज्य की स्थापना तो नहीं कह सकते, गठन कह सकते हैं। इसके लिए आपका एक 36वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया था और इस क्रम में ये 22वां राज्य इंडिया का बना था। सिक्किम को भारतीय भूभाग के बाहर से मिलाया गया है इंडिया भूभाग में, ये आपको ज्ञात होनी चाहिए। इसके अलावा भारत में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये मोरारजी देसाई साहब। इनकी सरकार जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? 1977 के अंदर बनी थी। हालांकि ये थोड़ा ही दिन रहा और फिर से जो है कांग्रेस की सरकार आ गई। इसके अलावा रोलिंग प्लान की अवधि, ये रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है ये गुन्नार मिर्डल की देन है और ये रोलिंग प्लान जो है ये मोरारजी देसाई ही लॉन्च किए थे, यानी जनता पार्टी की सरकार ही लॉन्च किए थे। और 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78, है ना, उसके बाद जो है 78 से 83 तक इसका नाम पंचवर्षीय योजना न देकर रोलिंग प्लान दिया गया था। लेकिन ये रोलिंग प्लान जब फिर से जनता पार्टी से हाथ से निकल के कांग्रेस के अंदर चला जाता है सरकार, तो 1980 में, है ना, नए सिरे से पंचवर्षीय योजना बनाया जाता है, छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 के लिए। आई होप आप समझे। जो जनता पार्टी की सरकार है 78 से 83 के लिए रोलिंग प्लान जो है तय करते हैं, लेकिन सत्ता पलट हो जाती है, कांग्रेस आ जाते हैं और 80 से 85 के लिए नए सिरे से छठी पंचवर्षीय योजना का जो है अनावरण करते हैं या लागू करवाते हैं या चलवाते हैं। योजना अवकाश का काल किसे कहा गया है? 66 से 69 के, जो 3 साल की गैप है, यानी आप देखेंगे 51, 56, 56, 61, 61, 66, 66 से होना चाहिए 71, लेकिन आपको देखेंगे 69 से 74 है आपका कौन सा भैया? 69 से 74 कौन सा है? एक सेकंड, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो उसी काल में जो है आप ये देखेंगे कि गैप है 3 साल का, तो इसे क्या कहा गया? योजना अवकाश का काल, यानी तीसरा और चौथा पंचवर्षीय योजना के बीच के काल को योजना अवकाश का काल कहा जाता है। भाषाई आधार पर निर्मित भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। क्या है भाई? आंध्र प्रदेश है जो भाषाई आधार पर निर्मित भारत का पहला राज्य है और ये तटीय राज्य है। और तटीय राज्यों में, है ना, जो सबसे बड़ा सीमा रेखा है सभी तटीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिला के, और सबसे ज़्यादा जो तट रेखा की लंबाई है वो अंडमान निकोबार का है। राज्यों
राज्यों में आएंगे तो गुजरात का है, उसके बाद सेकेंड स्थान आंध्र प्रदेश के है। तो अगर ओवरऑल हम बात कर लें कि तटरेखा की लंबाई ओवरऑल आंध्र प्रदेश में क्या नंबर पे आएगा, तो 3 नंबर पे आएगा। एक एक चीज़ को जानकारी रखेंगे। एसएससी के अगर आप बड़े एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो ऐसे ही ऑप्शन दे देता है, न लास्ट न सबसे ज़्यादा न सबसे कम वाला, बीच वाला दे देता है। तो आपको अगर नॉलेज है तभी आप छांट पाओगे। इसके अलावा 1 नवंबर को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, कहने का मतलब जैसे अभी आपने देखा होगा कि साक्षरता दर निम्नलिखित में से किसके सबसे अधिक है। नीचे में ऑप्शन दे देगा गोवा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, है ना। आपको केरला और बिहार नहीं देगा कि आप छांट दोगे कि सबसे ज़्यादा है सबसे कम, ऐसा नहीं करेगा वो। तो कहीं कहीं जो लेवल बढ़ाना होता है तो ऐसे भी बढ़ाते हैं, आम ही क्वेश्चन को खास बना देते हैं। ठीक है भाई। 1 नवंबर को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर अपनी स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं, तो ये होगा 9। देखिए मैंने ई बुक के अंदर भी आपको 9 ही बताया है, लेकिन आप कहीं कहीं इसे 10 भी पाएंगे। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। आज इसका आंसर 9 ही होगा। क्यों होगा, तो उसको मैंने जो है एनालाइज किया है क्यों 9 होगा। देखिए क्या होती है कि पहले 1 नवंबर को जो है 1 नवंबर दिसंबर यानी 1/11 को तमिलनाडु भी अपनी स्थापना दिवस मनाती थी, लेकिन तमिलनाडु में जब स्टालिन की सरकार बनी तो उन्होंने 18 जुलाई को तमिलनाडु के स्थापना दिवस मनाए जाने की बात कह दी और ये घोषित कर दी। ठीक है भाई। तो इस हिसाब से तमिलनाडु का पत्ता 1 नवंबर से कट गया। अगर आने वाले दिन में फिर से 1 नवंबर होता है तो ये क्वेश्चन की आंसर वेरी करेगा, 9 से बढ़ के 10 हो जाएगी, लेकिन फिलहाल तो नहीं। तो फिलहाल 9 कौन कौन से वो राज्य हैं, तो याद करने की तरीके अगर आपने खोजा होगा ई बुक के अंदर तो मिल गया होगा। देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों एक ही राज्य है पास्ट में, तो 1-2 राज्य इसे कंसीडर करेंगे। पंजाब और पंजाब के पास हरियाणा, तो 2 और 2 4 राज्य तो आपका ऐसे ही हो गया भाई, है ना। हुआ कि नहीं हुआ। इसके अलावा जो आपका केरल है और कर्नाटक है, KR और KE, इस प्रकार से केरल और कर्नाटक। इसे भी अगर आप पश्चिमी तट में देखेंगे तो ये भी आपको आसपास ही दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 राज्य। एक आपका आ जाता है दादा, उधर बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 1 7। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बच गया, तो एगो लक्षद्वीप है, एगो पुदुचेरी। एगो जो है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जो है आपका लिंगानुपात पुदुचेरी का, लक्षद्वीप का केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिटरेसी रेट। तो जैसे याद होता है आप याद रखिए, काम आवेगी आप ही को। ठीक है भाई। मैंने कहा 10 कैसे होता है, तमिलनाडु को पकड़ के होता है, लेकिन फिलहाल तमिलनाडु में जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर से हटके 18 जुलाई हो गई, इसीलिए वर्तमान समय में इसका आंसर 9 है। और मुझे लगता है कि किसी एग्जाम में ये हाल फिलहाल पूछा भी गया था, पिछले साल की बात करें तो। 4 महानगरों को जोड़ने वाली परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई 5846 किलोमीटर है। ये परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जो है समय में आई थी। इसकी जो नींव की बात करेंगे तो 1999 ही होती है, लेकिन ये बाद में पूर्णतः तैयार होती है। ये 4 महानगर जो है दिल्ली, बम्बई, चेन्नई और कोलकाता, उन्हें जोड़ने के लिए रोड नेटवर्क है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि भाई कौन सा महानगर है जिसका मतलब माफ कीजिएगा, कौन सा महानगर है जिसका नाम अभी तक चेंज नहीं हुआ है। देखिए मद्रास भी चेन्नई बन गया है ना। कलकत्ता भी कोलकाता बन गया है। बम्बई मुंबई बन गया है। लेकिन दिल्ली में नई पुरानी लग जाए उससे कोई नहीं, लेकिन नाम चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना। इसके अलावा BRO की स्थापना 1960 में होती है। किसके प्रयास से या फिर इसका फाउंडर किसे आप मानते हैं, तो JL नेहरू को मानते हैं ना। JL नेहरू से क्या कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो सबसे पहले लाहौर अधिवेशन, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली क्वेश्चन कांग्रेस के अधिवेशन से। लाहौर अधिवेशन, इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। दूसरी बात आती है जवाहरलाल नेहरू से, जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू। तीसरा क्वेश्चन आता है कि जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के बाद पहली बार झंडा कहाँ से फहराया, तो सभी जानते हैं कि लाल किला से, लेकिन वहाँ पे कौन सी गेट, तो लाहौरी गेट से। तो ये कुछ एक क्वेश्चन, और जो आपका विश्व इतिहास की झलक है, इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, इन सभी पुस्तकों के लेखक भी नेहरू जी हैं। इनके अलावा जो BRO की स्थापना बता दिए। BRO क्या करता है, तटवर्ती इलाके में जो है रोड बनाने और रखरखाव की जिम्मेवारी लेते हैं। भारत कोकिला और स्वर कोकिला किसे कहते हैं, सरोजनी नायडू, ये राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है इंडिया के अंदर, उत्तर प्रदेश में बनी थी। और सुचेता कृपालनी उत्तर प्रदेश के अंदर ही
प्रथम महिला सीएम, जो इंडिया की प्रथम महिला सीएम बनी थी, ठीक है। तथा लता मंगेशकर को जो है स्वर कोकिला कहते हैं। लता मंगेशकर का जन्म जरूर याद रखें, 1929 में और 2022 में इनको जो है स्वर्ग सिधार मिला था। इसके अलावा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के अभी 3rd एडिशन जो है अमिताभ बच्चन को दिया गया है। पहला वाला नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया था, दूसरा वाला आशा भोसले जो लता दीदी की दीदी ही हैं उनको दिया गया था। ये सब ध्यान रखेंगे। लता मंगेशकर अवार्ड जो है ये महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश की सरकार भी देती है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अलग होती है, ध्यान रखिएगा। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, और ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे और इंडिया के तीसरे राष्ट्रपति हुए आफ्टर राजेंद्र प्रसाद एंड एस राधाकृष्णन साहब के बाद। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी थे, ठीक है भाई। इनके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकते हैं? तो जो संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले लेते हैं। तो इस समय जो है मात्र 12 ही सदस्य ऐसे हैं जो भाग नहीं लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा में अब तो मनोनयन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। जो आपका एंग्लो इंडियन दूगो आता था और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते थे लोकसभा के अंदर आर्टिकल 331 के थ्रू, है ना, इस चीज को जो है संविधान संशोधन नंबर, है ना, संविधान संशोधन नंबर 104 के तहत समाप्त कर दिया गया, ठीक है भाई। तो अब जो है लोकसभा में मनोनयन तो होता ही नहीं है ना, तो इसीलिए लोकसभा के सभी सदस्य आजकल भाग ले सकते हैं किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में, है ना। लेकिन राज्यसभा में 238 सदस्य मैक्सिमम जो है चुनाव से 12 गो मनोनयन से आते हैं, तो खाली यही भाग नहीं लेगा 12 गो, बाद बाकी 238 राज्यसभा से ले सकते हैं, 550 जो है लोकसभा से ले सकते हैं, ये है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में। या फिर इसके साथ साथ, माफ कीजिएगा, या फिर नहीं, इसके साथ साथ जो राज्य में विधानसभा होते हैं ना वहाँ के भी निर्वाचित सदस्य। तो अब तो विधानसभा में भी खाली निर्वाचित सदस्य होता है, मनोनीत वाला तो फंडा हट गया ना, तो जो है मनोनीत सदस्य कोई नहीं भाग लेता है इसमें, खाली निर्वाचित सदस्य ही भाग लेता है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर किस बैराज से निकलती है? देखिए इंदिरा गांधी नहर जो है ये सतलज और ब्यास, है ना, के जो है संगम पे जरूर है, लेकिन अगर बैराज की बात करें तो हरी के बैराज से निकलती है। ये भारत की सबसे लंबी नहर भी है। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना ये महानदी है। महानदी पेनिनसुलर इंडिया की 3rd लार्जेस्ट नदी है आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा। इसके अलावा ये महानदी कहाँ गिरती है? ये बंगाल की बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके अलावा जो आपका हीराकुंड बांध परियोजना है इस महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। लेकिन मैंने आपसे कहा था अगर साउथ भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कहते हैं तो कावेरी आंसर करना, महानदी नहीं करना। लेकिन अगर पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कहते हैं तो महानदी आंसर करना। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो जाते हैं कई मायनों में देखें तो। इनके अलावा शिवराजपुर समुद्री बीच कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। शिवराजपुर समुद्री बीच कई सारे हैं जिसे ब्लू फ्लैग दिया गया है, जैसे अभी हाल में ही थुंडी और खिदमत को, है ना, 2022 के लास्ट में दिया गया था। तो जो लक्षद्वीप में है तो उन्हें भी ध्यान रखेंगे। आपका गोल्डन बीच उड़ीसा में, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक के बीच के तट को क्या कहते हैं? केनरा तट कहते हैं। आपने केनरा बैंक का नाम सुना होगा। यहाँ पे आपने ई बुक में भी ये इमेज देखे होंगे। देखिए काठियावाड़ी तट ये गुजरात से लेकर के जो है आपका दमन के क्षेत्र तक है। कोकण तट जो है ये दमन से लेकर गोवा तक के क्षेत्र का है। केनरा तट ये आपके गोवा से कर्नाटक के बीच वाले पार्ट को कहते हैं और कर्नाटक से केरला वाले पार्ट को आप मलाबार तट कहते हैं। तो ये पश्चिमी घाट के कुछ तट हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इधर पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट के तट को आप कोरोमंडल तट कह देते हो, है ना, उत्तरी सरकार भी कह देते हो। तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैंने इंडिया का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी बिंदु बता दिया था, किबुतु, गहोर माथा, है ना, इंदिरा कौल, है ना, ये सब बता ही दिए थे, तो ध्यान रखेंगे। अब यहाँ तक जो बच्चे आए हैं इसका मतलब जो है आपने लाइक भी किया होगा और आपको जो है समझ में भी आती है। तो समझ में आती है तो ये रेलवे वाली क्लास चल रही है टुडे एग्जाम का, जिसमें आपको 30 सेट, है ना, साइंस वेटेज वाली PDF मिलेगी और क्लास तो यूट्यूब पे मिल ही रही है, जिसके अभी 10 क्लास हुए हैं, है ना। तो पहले क्लास वॉच कर लें, अच्छा लगे तो कंटेंट ले सकते हैं आप। इसके अलावा ये आपके नीचे जो है ये वाला, ये SSC के विभिन्न एग्जाम पे MTS लिखा हो उस पर मत जाइए। हम आपको पहले ही बताते हैं कि किसी भी चीज़ की, किसी भी सेक्टर में मैं पार्टिकुलर क्लास नहीं चला सकता कि ग्रुप D के लिए ये तूफान सीरीज आ रहा है और RPF के लिए भूकंप सीरीज आ रहा है, ऐसा नहीं है। मैं एक ही चला देता हूँ जो सब में काम आती है, ठीक है। तो ये आपका 30 वाला है, ये 30
सीरीज है जो एसएससी के विभिन्न एग्जाम में काम आएंगे। और ये आपका ई बुक है जिसकी आपने यहाँ पे लिखावट और बनावट, सबसे बड़ी बात ये ई बुक और ये आपका 30 सीरीज एसएससी वाला बाइलिंगुअल है। ये आपको अलग अलग भाषा में कंटेंट दी जाती है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। तो आप लोग ले सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप मैसेज करना होगा। भारतीय हॉकी खेल में आखिरी ओलंपिक गोल्ड कब जीता था? 1980 में जीता था। एक दौर था जब भारत के जो टीम है हॉकी के वो हमेशा ओलंपिक में गोल्ड से नीचे जितवे नहीं करता था। तो आखिरी बार 1980 में आया था। 2021 में ओलंपिक हुआ, हालांकि 2020 वाला ही है जिसे हम 2020 टोक्यो ओलंपिक कहते हैं। वहाँ पे इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था, किसमें? हॉकी खेल के अंदर। इससे पहले सूखा पड़ा था 1980 और 2020 से पहले हॉकी के अंदर। ठीक है भाई। इसके अलावा पहला जो गोल्ड मिला वो भी हॉकी के अंदर ही मिला था 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक के अंदर। हॉकी में अब तक 8 गोल्ड मिला है, भारत को अब तक टोटल ओलंपिक में 10 गोल्ड मिला है। तो एगो अभिनव बिंद्रा और एगो नीरज चोपड़ा, तो 8 और 2 10 हो गया। HDI इंडेक्स 2023-24 में भारत की रैंक 134 है। अगर HDI स्कोर की बात करें तो 0.644 है इंडिया का स्कोर, है ना, SDG स्कोर बोलते हैं इसको। इसके अलावा 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने भाभा रिसर्च सेंटर कैंसर वाला अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया था? मोहाली पंजाब में किया था। ठीक है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा अभी जो है प्रधानमंत्री मोदी ने सेला ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया है। वर्तमान में बॉक्साइट का उत्पादन किस देश में सबसे अधिक होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। इंडिया में बात करेंगे तो ओडिशा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट के साथ साथ ओडिशा के अंदर लौह ओर यानी लौह अयस्क का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। ये सब ध्यान रखेंगे। भारत में विंड फार्म क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? देखिए विंड फार्म क्लस्टर जो है भारत में यह आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। विंड फार्म से आपने यहाँ पे समझ गया कि पवन ऊर्जा की बात कर रहा है। देखिए तमिलनाडु अभी जो है टॉप पे है पवन ऊर्जा उत्पादन में। अगर भारत की बात करें कि दुनिया में कैमा रैंक है पवन ऊर्जा के मामले में, तो 4था रैंक है। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है भारत के अंदर, तो उन्होंने 2030 तक एक लक्ष्य रखा था। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया है कि 2030 तक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा कितना गीगावाट की बिजली या नवीकरणीय स्रोत तक ले जाने की बात कही है। तो 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तक बढ़ाने की लक्ष्य है 2030 तक। किसका? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जिसमें ये पवन ऊर्जा, ये जो भी सौर ऊर्जा, ये सब आ जाएंगे। ठीक है। तो तमिलनाडु टॉप पे हो गया, 4था रैंक है पूरे विश्व में, है ना। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, जो कार्बन का नेट जीरो करने का लक्ष्य है ना वो 2070 तक है। नेट जीरो मतलब शून्य कार्बन उत्सर्जन। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ की घटना किस महासागर या सागर में होती है? तो भूमध्य सागर में होती है। ये आपका पंजाब, हरियाणा इत्यादि क्षेत्र में जो शीत ऋतु होती है उस समय में वर्षा कराती है। उस समय कौन सी फसल होती है? रबी की फसल होती है, मसूर, गेहूं, जौ वगैरह, चना वगैरह, तो उसको फायदा पहुंचा जाता है। वैसे शीतकाल में वर्षा इंडिया में तमिलनाडु इत्यादि क्षेत्र में भी होती है। और वर्षा से पहले वर्षा यानी प्री मानसून वर्षा साउथ के कई पार्ट में होते हैं, कर्नाटक, केरला, जिसे हम आम्र वर्षा, चेरी ब्लॉसम या कॉफी सावर कहते हैं। इस प्रकार की वर्षा पश्चिम बंगाल में भी होती है जिसे बैसाखी कहा जाता है। लेकिन बैसाखी जो है आपका दुखदाई वर्षा है, वहां पे फायदा से ज्यादा घाटा पहुंचाता है क्योंकि तेज आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है ना, जो पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा, झारखंड इत्यादि के क्षेत्र पे भी असर डालते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा अल नीनो और ला नीनो की घटना किस सागर में होती है? प्रशांत महासागर में। जहां अल नीनो क्या होता है, आपका दाब को जो है घटा देता है और ये गर्म होता है, वहीं पे ला नीनो का होता है दाब को बढ़ा देता है और ये ठंडा होता है। इसका असर विश्वव्यापी हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं सागरों में सागर, महासागर, प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ी महासागर है। प्रशांत मरियाना खाई और डियागो गार्सिया द्वीप जो है ये किस महासागर में मिलेगा? तो मरियाना खाई जो पृथ्वी पे सबसे डीपेस्ट एरिया है, मतलब जगह है, तो ये आपका प्रशांत महासागर में। और डियागो गार्सिया जो आपका आदमी रहते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पाया जाता है लोग,
तो ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जून को, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, है ना। इसके अलावा ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, है ना। तो ये वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को। तो ये कुछ पर्यावरण से जुड़े हुए दिवस हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 विश्व कप खेलने का रिकॉर्ड बनाई है, तो मिताली राज। मिताली राज एकमात्र भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जो 10,000 रन तक पहुंची है सभी फॉर्मेट मिला के, और 6,000 वनडे रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ 2024-25 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो 2024 को कैमलैड्स वर्ष घोषित किया था, और 3 दिन पहले ही क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्ष 2025 को घोषित किया है। तो ये करंट का क्वेश्चन है दोनों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का विषय था इंस्पायर इंक्लूजन, ठीक है। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 13 फेब को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। तो दोनों ध्यान रखेंगे। 13 फेब को विश्व रेडियो दिवस भी मनाते हैं। इसके अलावा वर्तमान में 85वें ग्रैंड मास्टर भारत के कौन है, पी श्याम निखिल। 84वें कौन थे, वैशाली रमेश बाबू। अनसुपा झील भारत के किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। दीपोर बिल कहाँ पे है, असम में है। ये दोनों रामसर स्थल है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करेंगे सबसे छोटा रामसर स्थल, कल मैंने बताया था, आप लोग जवाब दीजिएगा कि इंडिया में एरिया के हिसाब से सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कारेज है। क्रिकेट में कोई बल्लेबाज कितने तरीकों से आउट हो सकता है, तो 10 तरीके से आउट हो सकता है। जब से आपका एंजेलो मैथ्यूज आउट हुआ है, हाँ ना, वही था ना, वही था श्रीलंका का अभी वर्ल्ड कप के अंदर, तब से जो है ये वाली क्वेश्चन को काफ़ी प्रायोरिटी देने लगा हूँ मैं। इसके अलावा जो है आपका जो T20 में कितने ओवर, और आपका जो है ODI में कितने ओवर बॉलर बॉलिंग कर सकता है, 4 ओवर और 10 ओवर, ध्यान रखिएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स पहली बार IPL विजेता कब बने थे, 2012 में। 2012 में पहली बार बना, फिर 2014 में बना, और फिर 2024 में बना। इन्हें तीनों बार जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बार आपने न्यूज़ चैनल में सुना होगा कि 10 सालों के बाद रचा इतिहास, ठीक है। तो ये बात सब जो है ना एंकर वगैरह का, वो एग्जाम में भी छप जाता है। भारत में ओलिव रिडले कछुए किस प्रकार सामूहिक बसेरा कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है ओलिव रिडले कछुआ का। गहिर माथा वगैरह नहीं क्या। इनके अलावा खेलो रसिकुला तट भी है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभंकर क्या था, बीरा मंगाई रानू वेलू नचियार। ये कहाँ पे हुआ था, ये तमिलनाडु में हुआ था। कितने शहर में हुए, 4 शहर में। कौन कौन से, त्रिची, चेन्नई, मदुरई और कम्बतूर। कौन जीता, महाराष्ट्र जीता। महाराष्ट्र को कुल कितने पदक मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 158। अगर गोल्ड और रजत और ब्रॉन्ज की बात करेंगे तो 57, 48, और एगो अपने आप नहीं याद रखना है, क्योंकि आपको जो है 158 याद है, तो 53, 8, 3, 11, 7, 18, है ना। तो 158 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। भारत में 5G, अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 में हुआ था स्कूल गेम के नाम से। बाद में 2019 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब तक 6 बार हुआ है, जिसमें 4 बार महाराष्ट्र जीता है और 2 बार हरियाणा जीता है, ठीक है। 5G नेटवर्क का शुभारंभ सबसे पहले कौन कंपनी किया था, तो भारतीय एयरटेल। इसके अलावा संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था, देखिए संस्कृत है ना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिसी, यानी साउथ के चारों भाषा, ओडिसी और संस्कृत, मात्र 6 गो शास्त्रीय भाषा है वर्तमान में। तो संस्कृत को 2005 में मिला। सबसे पहले 2004 में तमिलनाडु के भाषा तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। फिर 2005 में आपका आ गया संस्कृत। 2008 में साउथ के 2 गो भाषा आता है। कौन कौन सा आता है, एक तो आपका आता है जी कन्नड़, और एक आता है जी आपका आंध्र प्रदेश का तेलुगु। कर्नाटक का कन्नड़ आता है और आंध्र प्रदेश का तेलुगु आता है। फिर 2008 के बाद लंबा इंतजार करना पड़ा था 2013 में केरला का भाषा मलयालम आ जाता है, और फिर लास्ट में 2014 में आपका आ जाता है ओडिसी। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, है ना। शास्त्रीय नृत्य 8 है, शास्त्रीय भाषा 6 है। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक एस राधाकृष्णन साहब हैं। ये हमारे देश में पहली बार 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति के पद पे रहने वाले बने। बाद में हामिद अंसारी साहब भी बने और दूसरे राष्ट्रपति भी बने। अब वो प्रथम भारत रत्न के विजेता भी हैं, और इन्हीं के जन्मदिन पे टीचर्स डे भी मनाते हैं। तो आप जोड़ते जाओ चीज़ों को, आपका बढ़ता जाएगा आपका जो है बैंक में क्वेश्चन। आबुआ आवास योजना का संचालन किस राज्य में होता है, झारखंड में होता है। कहाँ पे होता है, झारखंड में। मोघर योजना उड़ीसा में होता है ना। दक्षिण प्रसिद्ध चीन के दीवार के निर्माणकर्ता सी हुआंग टी, इसे सी हुआंग भी लिखता है, तो आपको घबराना नहीं है, प्रोनाउंसिएशन मीन्स का बात है ना। दुनिया का 8वां अजूबा किसे घोषित किया गया, अंकोर वाट का। कौन सा देश में ये मंदिर समूह है, तो कंबोडिया में है।
इसके अलावा प्रसिद्ध धार्मिक स्तूप धमेक स्तूप लिखना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं धमेख लिखना चाह रहा हूँ। धमेक स्तूप और केसरिया स्तूप कहाँ है? तो धमेख उत्तर प्रदेश बनारस के पास है, केसरिया बिहार में है। बराबर की गुफा तथा बाघ का गुफा कहाँ स्थित है? दोनों आपका बराबर की गुफा की बात करेंगे तो बिहार में होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित। बाघ का गुफा ये मध्य प्रदेश में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ये अजमेर में रहेगा। अजमेर में जो है आपका मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह भी है, ठीक है। अलाई दरवाज़ा आपके दिल्ली में है, अलाई दरवाज़ा दिल्ली में है, जो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। शीश महल जो आगरा में है, आगरा के किला में है, कौन बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। देखिए शीश महल का निर्माण आगरा के किला में शाहजहां ने करवाया था और आगरा के किला का निर्माण अकबर ने करवाया था। हर जगह क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। दिल्ली का लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। देखिए वो शीश महल पटियाला में भी है, मैंने बता रखा है कि कौन बनवाया है उसको। इनके अलावा प्रसिद्ध एलोरा की गुफा में कितने गुफा है? 34। अजंता की गुफा में कितने गुफा है? 29। दोनों ध्यान रखेंगे। अजंता की गुफा खाली बौद्ध धर्म से लागू होती है, एलोरा की गुफा हिंदू, बौद्ध और जैन इन तीनों पे लागू होती है। कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से प्रवाहित नहीं होती? यहाँ पे मैंने बिहार डाल दिया, आप चाहो तो उत्तर प्रदेश भी डाल सकते हो आंसर में, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकल कर, है ना, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकल कर ये जो है आपका कर्नाटक, है ना, तेलंगाना, एपी के रास्ते आपका बंगाल के खाड़ी में समा जाएगा। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या है? निजाम खान, लोदी वंश के शासक हुए। उपन्यास पिंजर की लेखिका कौन है? अमृता प्रीतम। उमेद भवन और करेंसी बिल्डिंग कहाँ स्थित है? उमेद भवन और करेंसी बिल्डिंग ये जोधपुर में आपका उमेद भवन है, जोधपुर में, और कोलकाता में आपका क्या है? करेंसी बिल्डिंग या मुद्रा भवन है, ठीक है। जोधपुर को आप ब्लू सिटी भी कहते हो, क्या कहते हो भाई? ब्लू सिटी कह देते हो। जैसे आपने राजस्थान में पिंक सिटी जयपुर को कहते हो, इसीलिए इसी प्रकार से ब्लू सिटी आप जोधपुर के कह सकते हो, है ना। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कौन शहर में 1960 में हुआ था? तो कराची में हुआ था। इसके अलावा प्रथम हृदय प्रत्यारोपण कब किया गया था? 1967 में डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड जो साउथ अफ्रीकन डॉक्टर थे उनके द्वारा किया गया था। इसके अलावा नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। अलका ठाकुर अन्नपूर्णा देवी का संबंध किससे है? तो बांसुरी से तथा सुरबहार से। भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है? 4, जिसमें प्रमुख कौन सा है? पश्चिमी घाट। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जानते हैं? तो ये है भैया मिजोरम। मिजोरम को आप लुढ़कती पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, ठीक है। मिजोरम को एक बार ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, मोलासिस बेसिन किस राज्य को कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, है ना, मोलासिस बेसिन, है ना, ये निक्षेप से बना हुआ होने के कारण कहते हैं इसे। तो मोलासिस बेसिन जो है ये मिजोरम राज्य को ही कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के अंदर, है ना। इसके अलावा कार्बी आंगलोंग पहाड़ी ये आपके असम राज्य में स्थित होगा, है ना, असम में माजुली भी होगा, दीपोरबिल भी होगा, है ना। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीपों पर मानव निवास करते हैं? 11/36 को टोटल द्वीप है ना, और उसमें 11 पर निवास करते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। अब फूलों का त्योहार किसे कहा जाता है? बथुकम्मा को। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। कौन से भगवान की पूजा? गौरी की पूजा होती है, माता पार्वती की पूजा होती है। फूलदेव त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड में। यहाँ पे फूल वाली बात हो गई, है ना, फूल तुम भेजो खत मैं भेजूंगा। इसके अलावा उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। इसके लिए एक शब्द क्या गढ़ा गया है? निप्पन, है ना, निप्पन शब्द गढ़ा गया है जापान के लिए। मध्य रात्रि का सूरज का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो है हमेशा दिन ही रहता है, मान के चलिए, यानी सूर्योदय बहुत कम, सूर्यास्त बहुत कम समय के लिए होता है। इसके अलावा नालनी और कमालनी अस्थाना का किस संबंध नृत्य से है? तो कथक से है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? यारलुंग सांगपो कहा जाता है। और जैसे अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारता है तो क्या बन जाता है? दिहांग बन जाता है। बांग्लादेश में जैसे ही एंट्री मारता है क्या बन जाता है? जमुना बन जाता है। तो बहुत सारे बात आपको जानने के लिए है। ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर के समीप चेमाडिंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर से अधिक है। फिर भी गंगा सबसे लंबी नदी क्यों है इंडिया का? क्योंकि
इनका ओरिजिन भी इंडिया क्षेत्र में गंगोत्री हिमानी यानी देवप्रयाग में मिलने से होती है, यानी उत्तराखंड से होती है, ठीक है। लेकिन ये तिब्बत से निकलती है, जो राष्ट्रपारीय नदी हो जाएगा, देश के बाहर से निकलने वाली हो जाएगी, इसीलिए सबसे लंबी नदी कंसीडर नहीं की जाती है। फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे? हुगली नदी के। फोर्ट विलियम कहाँ पे रहेगा? तो कोलकाता में। इसी के परिसर में जो है 1774 में सबसे पहले देश में सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू किया गया था, याद आना चाहिए। इसके अलावा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 अधिनियम के तहत 1937 में किया गया था। कलमकारी पेंटिंग का संबंध आंध्र प्रदेश से है। मिथिला पेंटिंग का संबंध बिहार से है, यानी मेरे गांव से है। इसके अलावा एक फुलकारी चित्रकला होता है, फुलकारी चित्रकला का पंजाब से है। एक फ्रेस्को पेंटिंग होता है, राजस्थान से है। पट्ट चित्रकला या भित्ति चित्रकला ये उड़ीसा से हो जाएगा। सोहराई खोबर ये आपका झारखंड से हो जाएगा। तो ये कुछ पेंटिंग है। इसके अलावा बर्ली पेंटिंग है, रंगोली लोक कला है, ये आपका महाराष्ट्र से हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंची जलप्रपात ये बराही नदी पर, इसका नाम है कूचिकल। पहले जोगिया गुरसप्पा को दिया गया था दर्जा, अब कूचिकल को दिया गया है। और कूचिकल भी कर्नाटक में स्थित है, जो बराही नदी पर है, सबसे ऊंची वाटरफॉल है। बेसिलिका बॉम जीसस किस राज्य में है? गोवा में है। इंडिया का सबसे पुराना चर्च कहेगा ईसाई चर्च, तो सेंट थॉमस चर्च है, जो केरल के अंदर है। इंडिया में सबसे पुरानी मस्जिद भी एसएससी ने पूछा है, तो चेरामन जुमा मस्जिद, ये भी केरल के अंदर ही स्थित है। तो केरल के अंदर मस्जिद कहिए, चर्च कहिए, सबसे पुराना स्थित है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव तो करवाया था, लेकिन अगर नींव रखने की बात करेंगे ना, अगर आपसे पूछे कि भाई स्वर्ण मंदिर का नींव किसने रखा, तो गुरु रामदास रखे थे, जो चौथा गुरु थे सिख धर्म के। और अर्जुन देव हुए 5वां गुरु, और 10वां गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। अब पहला गुरु हुए गुरु नानक साहब। गुरु नानक साहब के जन्मदिन पे गुरु पर्व मनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना 1699 में करते हैं। तो ये कुछ एक बातें सिख धर्म से संबंधित। उदयगुरी और भीमबेटका बाघ और करलो, ये 4 गुफा का नाम दिया गया। कौन सा एक गुफा मध्य प्रदेश में नहीं है? तो करला का जो गुफा है ये महाराष्ट्र में है। बाद में की उदयगिरी का गुफा जो है उड़ीसा और मध्य प्रदेश दोनों में है। भीमबेटका और बाघ तो मध्य प्रदेश में है, ये है। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक वर्तमान में क्या है? तो भाई म्यूजियम है, स्मारक है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह सेकेंड ने करवाया था। जयपुर शहर का निर्माण जय सिंह सेकेंड ने करवाया था। उदयपुर शहर का निर्माण उदय सिंह सेकेंड ने करवाया था। कप्तान रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है, ठीक है भाई। इसके अलावा महरौली स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। भारत का पहला मुगल गार्डन मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा कौन बनवाया था? बेगा बेगम या हाजी बेगम। प्रसिद्ध मोनेरा का किला कहाँ स्थित है? ऐसा लग रहा है बिहार में होगा, लेकिन ये तमिलनाडु में है। जयपुर के हवा महल कौन बिल्डिंग से प्रेरित है ना, यानी किस बिल्डिंग का जो है तर्ज पे बनाया गया है? तो झुंझुनू के खेतरी महल के तर्ज पे बनाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर कौन कौन थे? तो लोथल और सुरकोतदा। सुरकोतदा कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है, पाकू के अंदर। और लोथल कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है ना। तो दोस्तों ये थे आज की इस वीडियो के अंतिम प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और मैं जानता हूँ कि अच्छा लगा होगा और आपने लाइक भी कर दिया होगा, ठीक है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ये पीडीएफ कोई भी अगर आप एक्टिव प्लान की पीडीएफ बाय किए होंगे तो आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे, है ना। जय हिंद दोस्तों। कोई भी कंटेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।